दोस्तों गुड मॉर्निंग। जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? आज मैं पुर्तगालियों की जो इतिहास बता रहा था, आज मैं इसको खत्म करूंगा। और देखिए, मैंने आपको कहा था पहले, हमें कुछ लेना है। बहुत से ऐसे हैं हमारे देश में गरीब विद्यार्थी जो कोचिंग की सुविधा नहीं ले सकते हैं, तो घर पर बैठे यदि उनके पास ये मोबाइल है तो उससे सुविधा ले सकते हैं। जो इनसे नहीं जुड़े हैं, जो जुड़े हैं, जो आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि यह उनको भी मिल सके, उसका भी लाभ हो सके। क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ जाता नहीं है, कुछ आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा। यदि ये काम लोग न करते तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानेंगे, अन्य भी नहीं जानेंगे। तो मेरा मोटो है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लेना है। मतलब आपका मोटो है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लेना है। आज टोपी नहीं लगाया हूँ, देख तो उसमें थोड़ा छाया पड़ जाती थी, तो उसमें जो है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लेना है। तो मेरा जो चैनल है, सीखो ज्ञान, जरा मैं इसको लिख दूं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ASEEKH सीखो, GYAEN, ये आपका सीखो ज्ञान है, जिसमें मेरा फोटो आ जाएगा और आप लोग जो है इसको आसानी से मतलब खोल सकते हैं और इसमें ज्ञान मिल सकता है। बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग चीजें, लेकिन हो सकता है आपको इसमें से कोई ऐसी अलग जानकारी मिल जाए जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद मिल जाए। क्योंकि बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है और मटके में पानी भरता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1500 आपको बताया था, डी अल्मीडा आए थे, 9 में अल्बुकर्क आए थे। उसके बाद जो है अल्बुकर्क की जो है 16 दिसंबर 1515 में जहाज में इनका हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। उसके बाद कोई खास इतिहास इनका नहीं है, इनमें से बहुत ज्यादा प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और खास करके तारीखों के बारे में, डेट के बारे में। और अब एक महत्वपूर्ण जो है गवर्नर आता है, जो कि इतिहास में कुछ उसने काम किया है, चाहे अच्छे या बुरे। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये है नीनो डी कुन्हा, सॉरी, नीनो डी कुन्हा। ये जो है 1529 में आते हैं और 1538 में ये चले जाते हैं। दो लोगों की मृत्यु यहां पर हुई है भारत में। एक वास्को डी गामा 1524 में, और 1515 में अल्बुकर्क। अब जब ये गवर्नर बन करके आते हैं नीनो डी कुन्हा, तो ये क्या करते हैं? सबसे पहला काम, जो कोचीन में इनका हेडक्वार्टर था, कोचीन में जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था जिसको कहते हैं, यह जो है 1530 में गोवा ट्रांसफर कर देते हैं। गोवा जो है ले जाते हैं, गोवा में ट्रांसफर कर देते हैं 1530 में। अब इन्होंने काम क्या क्या किया है बच्चों, तो इसको जो है औपचारिक राजधानी बना देते हैं। राजधानी, अब सब कुछ जो है भारत में इस समय अब कोचीन मुख्यालय न होकर के गोवा मुख्यालय हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मद्रास में जो सेंट थॉमस है, सेंट थॉमस
इसको बोलते हैं पहले के में सेंट थोमी, सेंट थोमी, लेकिन अभी इसका नाम सेंट थॉमस है। मैं मद्रास में रहा हूं और इन्होंने क्या किया है कि सेंट थोमी, उसके बाद बंगाल में, बंगाल में हुगली में, हुगली में अपनी फैक्ट्री या किला कह लीजिए या बस्ती ये बना लेते हैं। इन्होंने क्या किया, पहला काम कोचिंग से मुख्यालय हटा करके ये जो गोवा में लेकर चले जाते हैं 1530 में, 1529 में आते हैं। उसके बाद ये बंगाल में हुगली में कर लेते हैं और ये वहां पर फैक्ट्री तैयार करते हैं और बस्ती, किला और बस्ती भी ये बना लेते हैं। इनका जो है किला जो है, फोर्ट जो है, पहले आते थे बस्तियां बनाते थे या फैक्ट्री बनाते थे। तो उसमें क्या था कि एक नॉर्मल एक जगह पर घेर करके छत वगैरह डाल करके ये अपना गोदाम बनाते थे। गोदाम का मतलब ये होता था कि जो वहां के, मैंने बताया कि लोकल व्यापारी सामान लेकर के आते थे उसको वहां पर रखते थे और उसके बाद जो है जब ये बहुत ज्यादा सामान हो जाता था तो ये अपने जहाजों में भर करके पुर्तगाल के लिए भेज देते थे। तो कलेक्शन सेंटर चाहे उसको, अच्छा किला क्या गया, जब कलेक्शन सेंटर में व्यापार इनका अच्छा बढ़ गया, वहां से धन भी लेकर के आते थे जो खरीदते थे, तो सब जो है एक किले में रखते थे और फैक्ट्री में पहले रखते थे, लेकिन जो है कहीं लूट न हो जाए, कहीं चोरी न हो जाए, तो किला बना करके रहते थे। और दूसरा, कहीं आक्रमण यदि दूसरे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, या उसमें आक्रमण कर दें तो उससे भी उनकी सुरक्षित होती थी, तो एक किला बना लेते थे। और उसके बाद यही जो था पूरब में, पूरब में जो है अभी तक तो ये जो है दक्षिण में कर रहे थे, लेकिन पूरब में इसने हुगली में फैक्ट्री भी स्थापित की और बस्ती भी बनाई इसने। तो इसने जो है ये काम किया और उसके बाद इस जिससे क्या हुआ कि वाणिज्य का विस्तार हो गया, वाणिज्य का विस्तार हो गया। लिखूंगा नहीं, आपको ऐसे बताता चलता हूं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो बड़ा वीडियो तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये पूरब की तरफ अभी जो जितने भी गवर्नर आए थे वो सब जो है दक्षिण के ही तरफ जो है चल रहे थे, पश्चिम दक्षिण की तरफ चल रहे थे। लेकिन पूरब की तरफ जो है ये पहला गवर्नर था जिसने बंगाल हुगली में जाकर के इसने अपना जो है वाणिज्य जो है स्थापित किया। इसको नोट करते जाइएगा और सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। उसके बाद जो है ये क्या करता है, 1534 में और 1535 में, देखिए अब ये भी साम्राज्य विस्तारी व्यापार करने के लिए आता था, तो उसने क्या किया, बेसिन और दीव, दीव पर, ये दोनों पर अधिकार कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। क्योंकि ये जो है अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये क्या थे कैसे थे, तो अभी इनका जो है इतिहास थोड़ा बताता हूं कि नीनो डी कुन्हा, ये जो नीनो डी कुन्हा थे, ये जो आए और 38 तक चले गए, तो 34 में इन्होंने बेसिन पर और 35 पर जो है इन्होंने द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब श्रीमान जी क्या करते हैं, उसके बाद जो है अब जो है जो दीव जो था, आप नक्शे में देख लीजिएगा कि हमारा दीव कहां पर है। और क्या होता है कि दीव पर अधिकार के समय पर ये जो वहां के गुजरात के लोकल शासक थे, गुजरात के जो शासक थे, उनसे एक समझौते के अनुसार हुआ कि भाई झगड़ा हुआ था लेकिन समझौता दीव दे दिया गया। अब दीव में जो है समुद्र के किनारे एक दीवार खड़ी करी जा रही थी और बहादुर शाह इसके अंदर जो है वो था।
मतलब यहाँ गुजरात का जो है शासक था। इस दीवार खड़ी करने पर पुर्तगालियों और सुल्तान के बीच में टकराव हो गया, झगड़ा हो गया, और इस दीवार के पास ही जो है समुद्र भी था। तो ये दीवार गिरी और इसके सुल्तान के ऊपर गिर गई और सुल्तान समुद्र में गिर करके मर गया। कहीं होता है कि उन्होंने जहाज में इनको बैठा करके और इनकी जहाज में ही हत्या कर दी थी। इतिहास में अलग अलग लोग अपना चलाते हैं, तो उस पर जो है मतलब ये वहां का शासक जो है मर गया। अब इस पर हो गया। अब इन्होंने बस्तियां कहां कहां बनाई, जरा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनकी बस्तियां जो है मेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और बस्तियां जब मेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो इन्होंने जो है दीव, दमन, शास्त्री, उसके बाद गोवा तो था, इन्होंने शास्त्री, मुंबई, इन्होंने दीव दमन, क्योंकि दीव दमन इन्होंने जीता था, शास्त्री, बम्बई और जो है हुगली, हुगली में बस्तियां इन्होंने बनाई। तो इन्होंने क्या किया, और सोन सोन थोमी, यहाँ पर इन्होंने अपनी बस्तियां बना ली। अब इसको थोड़ा मैं बिठा देता हूं, फिर नीचे जाकर के आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो नीनो आपके मोबाइल में आ गया होगा, उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ का के हटा दिया था, क्योंकि दो तट थे, एक जो है कोरोमंडल तट था, एक मालाबार तट था। तो मालाबार तट की कहानी तो मतलब तकरीबन खत्म है, लेकिन अब जो है कोरोमंडल जो दक्षिण पूर्व में था उस तट की बात कर रहे हैं। तो कोरोमंडल तट में जो है, आपको पहले बता देता हूँ, तमिलनाडु था, मद्रास इसकी राजधानी आज कहते हैं, एक आंध्र प्रदेश भी आता है, और उड़ीसा का ये जो 3 नंबर है, उड़ीसा का थोड़ा सा भाग आता है। ये समुद्र के किनारे सब लोग हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब पुर्तगाली साम्राज्य काफी फैल गया, बहुत बड़ा हो गया। तो इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा, और भागों को बांटने मतलब होता है कमान। हमारे सेना में भी कमान है, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण कमान और सेंट्रल कमान। तो कमान में इन्होंने क्या किया कि अब ये अफ्रीका में भी अपनी बस्तियां बना लिए हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप से ये जो पहले चले थे, तो इन्होंने भी जो है मतलब वहां पर अपने द्वीप बना लिए हैं, कब्जे कर लिए हैं, और वहां से भी व्यापार कर रहे हैं। तो पहला आता है कि इन्होंने 3 भागों में, इसको 3 भाग, कमान जो है 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। तो अब जो है दक्षिण क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से चले थे, तो अफ्रीका महाद्वीप पर जो है कहां से करते, मोजाम्बिक एक जगह था, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक एक जगह था जिस पर इन्होंने कर लिया, और वहां पर इन्होंने क्या बनाया, मुख्यालय बनाया, मुख्यालय बनाया। और उस मुख्यालय से कौन कौन से क्षेत्र आते थे आपको बता रहा हूं। अफ्रीका के जो समुद्री तट थे, अफ्रीका के समुद्री तट इसके अधीन कर दिया, मोजाम्बिक के गवर्नर।
दूसरा आता है गोवा। गोवा पर इन्होंने शुरू में अपना मेन हेडक्वार्टर बनाया था, लेकिन जैसे जैसे बस्तियां इन्होंने जीत ली तो इसका नियंत्रण हो गया भारत और फारस की खाड़ी। भारत और फारस की खाड़ी। देखिए, मोजाम्बिक मुख्यालय बनाया और यहाँ का गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अधीन अफ्रीका के समुद्र तट हो गए। उसके बाद जो गोवा है, इसका गवर्नर यहाँ साइड कर गवर्नर जनरल। गोवा का जो गवर्नर जनरल था वह भारत देखता था। भारत में जहां जहां इनकी व्यापारिक कोठियां थी, जहां जहां से काम होता था, उसके बाद होता है एक मलक्काता है। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यहां से कंट्रोल किया जाता था। तीसरा, तो दक्षिण पूर्व एशिया से जो है यहां पर कंट्रोल किया जाता था। अब ये तो आपका एक कमांड हो गया, क्योंकि जब बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता है तो कमांड की जरूरत पड़ती है। तो उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया और 3 टुकड़ों में बांटने के बाद पहला जो है मोजाम्बिक मुख्यालय था, ये अफ्रीका के समुद्र तट को गवर्न करता था, देखता था अफ्रीका देश के। गोवा जो था वह भारत और फारस की खाड़ी के जो तट थे उनको देखता था। और तीसरा मलक्का जो है दक्षिण पूर्व एशिया पर यह कंट्रोल करता था। तो 3 भागों में इनको बांट दिया गया। अब क्या होता है, पुर्तगाली साम्राज्य को क्या कहा जाता था? पुर्तगाली साम्राज्य, साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो द इंडिया। मैं कहीं भी लिख दूं, लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। मतलब जो हमारे देश को जीत लिए थे, भारत पुर्तगाल का ये राज्य है। पुर्तगाल पूरा इन्होंने डिक्टेटरशिप चला ली थी और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत अत्याचार किया था, और इतना अत्याचार किया था कि जिसका कोई जो है वो नहीं है, क्योंकि ये आए थे व्यापारी बन करके और हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लगा करके इन्होंने अरब के जहाजों को, हिंदुस्तान के जहाजों को और भी अन्य देशों के जो जितने जहाज थे उनके ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और उसके बाद जो है ये लड़ाई झगड़ा करते थे। आगे हम आपको बता रहा हूं इनकी क्या क्या व्यवस्था की थी, और जो अतिशय व्यवस्था गड़बड़ करता है अंत में उनका सर्वनाश होता है। उत्थान और पतन इतिहास का नियम है। तो बहुत दिनों तक किसी का चलता नहीं है, लेकिन एक चीज है, देखिए बहुत लंबे साल तक रहे। ये जो है 1498 में आए और 1961 में इनको भगाया गया। यहाँ 11 में से 8 चला गया तो आपका तो है 3 हो गया। यहाँ हो गया 15, 15 में से 9 जा 9 6 15, और उसके बाद दोस्तों 9 में से 4 जा 5। तो इन्होंने पूरा जो है 563 साल राज्य किया भारत में, लेकिन दमन दीव और गोवा में ही लास्ट में रह गए। बाकी जगह से इनको भागना पड़ा। आगे जो कंपनी आई थी डच, उसमें बताऊंगा। तो ये लेकिन गोवा जो है कितने में, सॉरी हाँ 1498 में। आप सोच लीजिए कि गोवा को जो है 10 में इन्होंने कवर किया था, तो 1510 को ही ले लीजिए। 1510 अब हम लेते हैं तो 1510 में आ जाता है यह 1, यह 5
और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये 463 और 451 साल जो है इन्होंने गोवा पर नियंत्रण किए रहे। और देश जब हमारा आजाद हो रहा था तब भी जो है ये पुर्तगालियों का गोवा पर नियंत्रण था, हमारे राज्य में नहीं था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बहुत कहा चले जाओ, नहीं मान रहे थे, अपना परमानेंट अधिकार समझ रहे थे, जीते थे, और तो हमारे देश की चीज थी। अंत में सैनिक कार्रवाई की गई और सैनिक कार्रवाई करने के बाद इनको मार भगाया गया और गोवा हमारा 1961 में आजाद हुआ। यह याद करना। और अंतिम में मैं बताऊंगा कि जब देश आजाद हुआ था तो वहां का गवर्नर कौन था, और जब इनको भगाया गया तो उस समय का गवर्नर कौन था। ये छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सेना ने इनके पूरे बच्चे बीवी बच्चों को कैद कर लिया, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, और फिर अपनी हवाई जहाज से इनको जो है मतलब पुर्तगाल भेजा गया। लेकिन पुर्तगाल पर एक बार ऐसा हुआ कि स्पेन का अधिकार हो गया, पुर्तगाल पर स्पेन में विलय हो गया। तो ये सब चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। और पुर्तगाली लोग अपने को समुद्र का स्वामी भी कहते थे। एक क्वेश्चन यदि आता है समुद्र का स्वामी, तो ये पुर्तगाली कहते थे। अच्छा, बोर्ड पर कम लिखता हूं। पुर्तगाली अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे कि हम तो समुद्र के स्वामी हैं, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अरब महासागर हो, चाहे जो भी हो, जहां पर इन्होंने जीता था, ये इन्होंने अपने को काफी ये मतलब अपने को एक्टिव कर लिए और कहने लगे। इन्होंने जो है कार्टेज प्रणाली भी चलाई थी। कार्टेज प्रणाली, और एक था अल्मीड़ा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कार्टेज प्रणाली जो है ये आज्ञा पत्र जिसको कहते हैं, परमिट, आज्ञा पत्र। और अल्मीड़ा जो है ये नेवी का एक काफिला था। नेवी मतलब पानी की जहाजों का एक बेड़ा था, बेड़ा था, काफिला नहीं कहेंगे, बेड़ा कहेंगे। जब क्या हुआ कि जब ये हर जगह पर इन्होंने अधिकार कर लिया, हमारे जो है मुगल शासक, और मुगल शासक से तो पहले जो है इब्राहिम लोदी के पीरियड का जो 1526 में बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था, तो 1526 में बाबर जो है मतलब 26 से 27, 28, 29, 4 साल में बाबर मर गया। और 26 तक पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उस समय इब्राहिम लोदी था। और उसके बाद जो है उससे भी पहले जो हमारे सल्तनत थे उनको मैं भी आगे बताऊंगा। ये न ध्यान देते थे, न लड़ने जाते थे। उत्तरी भारत जो था वह दक्षिण भारत के गड़बड़ी में, वो अपने पूरे देश मानते नहीं थे, भारत मानते नहीं थे, अपने में ही लूट खसोट करते थे, लेकिन इनको भगाने की कोशिश नहीं किए। उसी तरह दक्षिण का था, बहमनी राज था, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय था, उससे लोग डरते थे। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत में राजा बदलते गए वो कमजोर होते गए, आपस में लड़ते गए। बहमनी राज भी 5 टुकड़ों में बटा, विजयनगर साम्राज्य को तो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया हम्पी जो है। और उसका जो है वर्ल्ड हेरिटेज में भी है, मतलब है, उसकी इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। तो ये लोग विदेशियों को भगा नहीं सके। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुगल साम्राज्य में भी मैंने दिया है कि ऐसे ऐसे शासक आए जो आलम से पालम तक उनका शासन था, वो कुछ नहीं कर सके। और हमारा जब देश टुकड़ों में बट गया दोस्तों, तो टुकड़ों में बटने के बाद क्या हुआ कि पूरी बर्बादी हो गई, और लास्ट में हम विदेशियों के, यूरोपियों के गुलाम बन गए। और 1947 में गुलामी से हमें आजादी मिली। अब क्या था कि ये जो कार्टेज जो था
कार्टेज प्रणाली क्या थी? देखिए, मिटाना नहीं चाहिए था। कार्टेज कार्टेज प्रणाली ऐसी थी, ये जो है आज्ञा पत्र जो था, इसको लेना पड़ता था। हिंद महासागर से अरब सागर में जो भी जहाज जा रहा है, उसको जो है यह कुछ पैसे दे करके, शुल्क दे करके ये अपने जहाज को ले जाते थे। और उसके बाद जो है अरमीडा जो था, एक जहाजों का मतलब ग्रुप था। तो नेवी का जो है बेड़ा था, जो मैंने अभी आपको बताया था। जो भी जहाज जाएगा हिंद महासागर से अरब सागर की तरफ, या अगर सागर से हिंद महासागर में आएगा, यह जो है समुद्र पर अपना कर लिए थे, तो इनको शुल्क देकर ही प्रवेश करते थे। और अरबीड़ा जो था, ये जो नेवी का एक बेड़ा था, एक जहाज का, जो फाइटिंग जहाज होती, फाइटर जहाज होते हैं नेवी के, वो जो है उन जहाजों की सुरक्षा करते थे और सुरक्षा के बदले में ये जो है शुल्क लेते थे। यदि ऐसा नहीं होता था तो ये जो है रक्षा भी करते थे और लुटेरे भी थे। और हिंद महासागर में उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी जो अल्मीडा ने बनाया था, यदि वो शुल्क नहीं दिए और कार्टेज मतलब परमिट नहीं लिए, तो क्या करते थे, उस जहाजों को लूट लेते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, ये पूरा ही दादागिरी में अब आगे थे। अल्मीडा क्या था कि जो जहाज जा रहे हैं उनके साथ ये बेड़ा जो है लग जाता था कि इनको जो है सुरक्षित जो है उनके जगह पर पहुंचा दिया जाता था। उसी में शुल्क लेते थे और उसके बाद ये जहाजों का कभी भी चेकिंग कर सकते थे। किसी भी जहाज का चेकिंग, निरीक्षण, जांच कर सकते थे। और कहीं तो काली मिर्च तो नहीं ले जा रहे हैं, तो काली मिर्च न ले जाएं, क्योंकि काली मिर्च से ही ज्यादा 60 गुना फायदा कमाया था किसने? वास्को डी गामा ने। तो उस पर जो है ये ऐसा करते थे। अब पुर्तगाली अपने को सागर का स्वामी समझते थे। यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर मोरवा, जो इसके जहाज जाते थे, मोरवा जो है अंग्रेजी में लिख देता हूं, मोरवा जहाज जाते थे, इनको भी परमिट लेना पड़ता था। लेकिन इनके लिए परमिट जो है निःशुल्क था। तो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने कहां से कहां तक हमें जो है वो किया, और कौन कौन से हमारे ही देश में आकर के, हमारे ही राजाओं से परमिशन लेकर के, और जो है एक जगह आता है कि 1502 में अरमीडा मतलब जहाजी बेड़ा होता है, और जोमोरिन से लड़ने के लिए वास्को डी गामा 1502 में आया था। कि यहाँ की जो क्या थी सबसे बड़ी समस्या ये थी, यहाँ के जो राजा थे वो अपने में ही लड़ते थे, वैमनस्य बनाए थे, दुश्मनों से कभी भी इकट्ठा नहीं हुए। और धीरे धीरे जो है सबको जो है विदेशी दबा दिए, गुलाम बना दिए। चाहे आप अंग्रेज के इतिहास पढ़िए, फ्रांसीसियों में भी देखिए, सत्ता के लिए संघर्ष होता था कर्नाटक में, हैदराबाद में, वो सब आगे बताएंगे। तो हमारे जो शासक थे उनकी कमियों से हमारा देश गुलाम हुआ, बर्बाद हुआ। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश जो है आज जो है गुलामी में जीने लगा। और उसके बाद जो है उसके बाद हम आगे चलते हैं। और ये खुल करके 1595 तक इन्होंने व्यापार किया निर्विरोध, क्योंकि तब तक जो है कोई यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में नहीं आई। और श्रीलंका को भी इन्होंने, मतलब सिलोन जिसको बोलते हैं, श्रीलंका पर भी जो है बहुत सी जगहों पर इन्होंने
अधिकार कर लिया था। अब सोचिए, अफ्रीका पर कर लिया, भारत पर कर लिया, श्रीलंका पर कर लिया, ये दादागिरी करके जो है हर जगह से ये अधिकार कर ले लेते। अब देखिए, जब सब कुछ हो जाता है, जब सब कुछ आप कर लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, घबराना नहीं, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, मेन परीक्षा में भी आ सकता है, आपके प्री में भी आ सकता है। और उसके बाद अब जो है एक हेडिंग आती है, पुर्तगालियों के पतन के कारण। पुर्तगालियों के पतन के कारण। देखिए, सबसे पहला था धार्मिक, दूसरा था राजनीतिक, तीसरा था आर्थिक, और चौथा था सामाजिक। अब एक एक का हम व्याख्या यहां कर देते हैं, आपको लिखेंगे नहीं। देखिए, धार्मिक जब ये चले थे तो आर्थिक के लिए तो चले ही थे, मतलब धन कमाना है, सामान लाना है, लेकिन और एक और इनका था धार्मिक। धार्मिक में क्या था कि जब 1453 में कुस्तुतुनिया पर आक्रमण कर करके अरबों ने इनको भगा दिया था, जीत लिया था, तो ये जो है भागे और इनका जो है धर्म बड़ा कम हो गया, अब बड़ा संकट में आ गया। तो यह सोचे कि हम जो है दक्षिण अफ्रीका, एशिया में धर्म को फैला करके और अरब वालों से और वेनिस वालों से हम बदला लेंगे और हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। जनसंख्या क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब कैसे कैसे बढ़ाएंगे? लोगों को अपने धर्म में दीक्षित कर। जो अल्बुकर्क था उसने कहा था कि गोवा में अपने सैनिकों से आप यहाँ पर शादी कर लीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि पुर्तगाल बहुत छोटा सा देश है, नक्शे में आप लोग एटलस में देखिएगा, और वो अंत में स्पेन में विलय भी हो जाता है। तो क्या हुआ कि जब ये जनसंख्या वृद्धि करेंगे तो वहां पर जो है बढ़ेंगे, और धर्म एक ऐसा चीज है जिस पर जो है इंसान नहीं भाग सकता, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, और इससे तो बाकी दो छोटे छोटे धर्म हैं, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इनकी नहीं, लेकिन मेन चीज तीन धर्म है, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम। तो अब इन्होंने क्या किया कि लड़कियों शादी कर लो। जो शादी नहीं करती थी उनसे जबरदस्ती कर लेते थे, उनके माँ बाप को धन देकर एन केन प्रकीर्ण किसी तरह से इन्होंने धर्म परिवर्तन किया और अपने सैनिकों को कहा यही बच जाओ, यहाँ पर परिवार वो करो, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है, बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैं बोल देता हूं, मैं खुद है। 1984 में स्वर्ण मंदिर पर जब अटैक हुआ तो वहां पर बहुत कुछ नुकसान हुआ, करना पड़ा देश को, लेकिन दो इंस्पेक्टर जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने ही कि लोगों ने वहां गए, वहां पर अमृत छका, मतलब एक पानी होता है, एक दूध का चाहे जल का जैसे भी हो, पी करके उनको कसम धरा गया कि तुम ही हो इंदिरा गांधी की हत्या कर सकते हो, क्योंकि तुम सुरक्षा कर्मी हो। सतवंत और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को 36 गोलियां स्टैंड गन से मारी, पूरा छलनी होगा, कोई बचने का उपाय नहीं था। यही धर्म है, और धर्म के नाम पर आप किसी से कुछ भी करा लीजिए, और चाहे अनैतिक काम हो, चाहे नैतिक काम हो, चाहे मानवता के खिलाफ काम हो, आप कुछ भी करा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, और 1540 तक इन्होंने गोवा के सारे मंदिर तोड़ दिए, सारे मंदिर तोड़ दिया, एक न्यायालय बैठा दिया, न्यायालय भी बैठा दिया, और गोवा वासियों का न्याय
मतलब ईसाई धर्म के अनुसार होगा। तो जब इतना हो जाएगा तो जनता तो विद्रोह करेगी ही, राजाओं से भी झड़प होगा। दादागिरी इनका देखिए। तो इन्होंने 1540 में गोवा में जो है इन्होंने क्या किया अपना, उसके बाद 73 में इन्होंने क्या किया, 1573 और 1584 से 87 तक इन्होंने क्या किया। अब देखिए कि ये तो भारत में करते रही, और जहां पर इनका वो था तो इन्होंने बोर्ड, एक जगह है बोर्ड और सालसेट, सालसेट के भी मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, और जबरन जो है ईसाई धर्म यह उनके ऊपर थोपे। मान जाओ तो मान जाओ, नहीं तो नाखून निकाल लेंगे, हाथ काट लेंगे, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, क्योंकि जहां पर अधिकार कर लिए यहाँ के तो राजा हो गए, और इनका जो है यही नियम था। तो ये सब चीजें जो है ये धार्मिक कारण में ये आती है। और यहाँ तक कि इन्होंने एक न्यायालय भी जो है मतलब, और जो हमने कहा था 1940 में क्या, और यहाँ पर ये जो न्यायालय है 1560 में न्यायालय स्थापित कर दिया, और उन्हीं के अनुसार से हमारे हिंदुओं का जो है मतलब फैसला होगा। अब हमारा जो है हिंदू धर्म खत्म हो गया, हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे, वेद थे, उनको खत्म करके ईसाइयों ने अपना कर लिया। उसके बाद अरे सॉरी यार, धार्मिक हो गया, सामाजिक में चलते हैं। आर्थिक तो वैसे ही है, धार्मिक था, सामाजिक में। अब सामाजिक में क्या हुआ कि जब आप ऐसा करेंगे तो वहां की जनता विद्रोह करेगी, आपका जो है साथ नहीं देगी, आप समाज बढ़ा रहे हैं, अब वो हमारे भारतवासी इनके समाज को बढ़ने दे नहीं रहे हैं, वहां के राजा भी नाराज है, तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो मतलब अमूमन है कि इनको सपोर्ट कोई नहीं करेगा। अब राजनीतिक में देख लीजिए, अब जब आए थे वास्को डी गामा, उन्होंने परमिशन मांगा था, हाथ जोड़े थे, ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा। अरब व्यापारी वहां पर थे विद्रोह करने वाले, लेकिन किसी तरह से इन्होंने व्यापार किया और सामान लिया, और पूरा एरिया का सर्वे किया कि किस वजह से हम क्या करें कि हम यहाँ पर कब्जा कर लें। तो इन्होंने जो है जाकर वहां बताया, वहां से 1500 में जो चला था बेड़ा, उसने जो है 13 जहाज लेकर के चले थे, और उसके बाद जो है युद्ध हुआ, अरबों को मारा, उनके जहाज पकड़ा, जो उनको राजा को दिया। लेकिन सबसे कमी क्या है हमारे राजाओं में थी कि ऐसा दूसरे को जब एक बार देख लो तो उनको वहीं पर रोक दो, इसीलिए आजकल बॉर्डरों पर सेना रहती है, उनको रोक दिया गया। और ज्यादा से ज्यादा बंदरगाह पर कब्जा किए थे, वहां पर दादागिरी करते थे। अब इनको यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला, तो आपका और आर्थिक यहाँ से लूट रहे थे, चोरी से सामान ले जाते थे। अब राजा से पूछते भी नहीं थे, चोरी से जो है सामान ले जाते थे, और कोई टैक्स नहीं देते थे, और यहाँ के ये दादागिरी करने लगे। और जिस रेट में चाहिए, अब व्यापारियों को धमका करके हमारे भारत के व्यापारियों को जहाजों पर इन्होंने कॉटेज प्रणाली लगा दी। तो ये सब जब होगा तो धीरे धीरे आपका तो सर्वनाश होना ही है, सपोर्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है पूरब दक्षिण पूर्व के देश पर, दक्षिण पूर्व के देश पर ये जो है ज्यादा ध्यान दिए, और ज्यादा ध्यान दिए,
और भारत पर धीरे धीरे का ध्यान कम हो गया, जिसकी वजह से भी इनका पतन हो गया। और इनका पतन अगले लेसन में बताऊंगा। जो डच आए, डच जो है 1595 या 96 में इंडोनेशिया 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 में इनको हराए, और वहीं से युद्ध शुरू हुआ डचों के साथ, और इनका पतन शुरू हो गया। और ब्राजील में ये जो है ब्राजील पर ज्यादा ध्यान दे दिए, और भारत में जो है हारते गए। श्रीलंका में भी हारे, जहां पर था जहां से उन्होंने कब्जा कर दिया, इनको मार भगाया, ये चले गए। और 1542 में मार्टिन डिसूजा 1500 सॉरी देखना भाई जरा लिखने में गड़बड़, 1542 में मार्टिन डिसूजा गवर्नर जनरल बन के आया। गवर्नर जनरल बनकर आया, यहां कर देता हूं। इसके साथ जो है एक संत आए, जेवियर, 42 से 45 तक रहा है संत जेवियर। हमारा मुगल शासक तो 42 में है और 45 तक रहा, यहां लिख देता हूं मैं 1545 तक। उसी समय जो है संत जेवियर आए, और एक गवर्नर जनरल था ही, गवर्नर जनरल आए, और ये जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। और तीन जो है प्रतिनिधि मंडल बोल लीजिए, मंडल अकबर के दरबार में गया, कि अकबर को हम ईसाई बना लेंगे तो पूरा भारत जो है, उत्तरी भारत जो है, ये जो है हो जाएगा। इनको प्रतिनिधि को तो जेसुइट कहते हैं, जेसुइट। यही जो 3 प्रतिनिधिमंडल जो है उस पर कर लेंगे। लेकिन अकबर तो जो ऐसा था कि वो हिंदू धर्म को भी उसके बारे में पढ़ता था, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ता था, और मुस्लिम धर्म के भी पढ़ता था। तो वह ज्ञान लेता था, लेकिन इसमें कन्वर्ट होने के लिए इसकी कोई तमन्ना नहीं थी। तो आज हमने हैट नहीं लगाया है, हमने कहा चलो बिना हैट के बनाते हैं, कैसा रहता है। कभी कभी बड़ा, हमारे पास भाई बहुत बड़ा स्टूडियो है नहीं जिसमें कि सब कुछ मतलब मिल जाए, लेकिन एक टीचर होने के नाते जो मेरे पास इस ब्रेन में है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो है उसके बाद अब हम चलते हैं। देखिए, कुछ चीजें तो डेट के साथ है और कुछ चीजें डेट के साथ नहीं हैं। तो इन्होंने अब फैक्ट्री, ये थोड़ा परीक्षा में आ सकता है, फैक्ट्री या किला या बस्तियां। देखिए, बस्तियां तो इन्होंने बाद में बनाई, पहले फैक्ट्री बनाया, फिर बीच में किला बनाया, फिर बस्तियां बनाई इन्होंने। तीनों जो है एक ही उद्देश्य को पूरा करती है। फैक्ट्री कोई उत्पादन किसी ने मशीन डाले उसमें पैदा कर रहे हैं, जैसे आलू से चिप्स बना रहे हैं, या धान का जो है चावल बना रहे हैं, या गेहूं से आटा, ऐसी चीजें नहीं थी। ये बस्तियां जो थी वो मैंने आपको बताया कि वहां पर सामान का कलेक्शन था, एक गोदाम। और इन्होंने सबसे पहले 1500 में एक फैक्ट्री स्थापित की कोचिंग में। 1503 में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की कोचिंग में।
1505 में कन्नूर में इन्होंने किया। लेकिन ये जो 1500 वाली थी, ये 1524 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि जो कालीकट का राजा था उनसे इसका मतभेद हुआ और उसने शक्ति लगा के कहा कि आप अपनी फैक्ट्री यहां से हटाइए, और उसके बाद जो है उन्होंने हटा दिया। फिर इन्होंने 1510 में गोवा में इन्होंने बनाई, और ऐसे करते करते यह जो है बहुत ही ज्यादा इन्होंने हमारे देश में फैक्ट्रिया का निर्माण कर लिया। और उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है, बंगाल के शासक महमूद शाह से 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई और बस्तियां बनाई कि हम यहां से व्यापार करना चाहते हैं। उसके बाद जो है 1511 में मलक्का में इन्होंने किया ही, 1515 में हरमुज में इन्होंने किया ही, चौथी, और 1559 में जो है दमन पर भी अधिकार कर लिया इन्होंने, और वहां पर भी जो है अपनी फैक्ट्री जो है इन्होंने बना दी। तो उसमें सन ज्यादा नहीं पूछता है दोस्तों। और उसके बाद जो है अब ये क्या करते थे, प्रति वर्ष जो है 1,70,000 1,70,000 क्रूडेज इनकी मुद्रा थी प्रति वर्ष लाते थे और हमारे यहाँ ये देते थे और यहाँ से व्यापार करते थे। उसके बाद ये तो हो गया। अब इनका जो है भारत, देखिए 2-3 चीजें तो होती हैं, उत्थान और पतन। अब एक जो है हमारा तो इन्होंने पतन किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इनके आने से भारत को फायदा क्या हुआ? भाई कुछ भी होगा तो प्लस और माइनस होता ही है, प्लस और माइनस, फायदा नुकसान। तो हमने तो फायदा तो पढ़ा नहीं, नुकसान ही पढ़ा कि एक प्रकार से हम वहीं से गुलामी हमारे साथ शुरू हो गई थी। तो अब जो है ये सबसे पहले क्या लाए, प्रिंटिंग प्रेस। गोवा में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया। जब देखो दोस्तों, लिखने बहुत टाइम लगता था। गोवा में स्थापित किया। दूसरा, ये हरी मिर्च लाए। ये कौन लाया सबसे पहले? वास्को डी गामा लाया। तीसरा जो है, इन्होंने इस बीच में अफ्रीका पर गए ही, अमेरिका में भी गए, वहां से भी व्यापार किए, लेकिन उस हिसाब से व्यापार नहीं कर पाए। लेकिन वहां से कुछ सामान लेकर के हमारे देश में आए। और अब मैं लिखता हूं तंबाकू। ये जो तंबाकू हम लोग खाते हैं वो है, आलू है, संतरा है, बादाम है,
काजू है, टमाटर है। तो इन्होंने तम्बाकू लाए, आलू लाए, संतरा लाए, बादाम लाए, काजू लाए, टमाटर लाए, और भी बहुत सी चीजें लाई होंगी, लेकिन उन सबों का जो है पूरा जो है उल्लेख जो है। उसके बाद इन्होंने अनानास जो हम खाते हैं, नाश, पपीता, अमरूद, अमरूद, इतनी चीजें ये कुछ अपने देश से लाए और कुछ अफ्रीका महाद्वीप से लाए और मतलब कुछ अमेरिका से लाए। तो कहने मतलब है कि जहां व्यापार करते थे, आज हम जो हरी मिर्च और लाल मिर्च, सॉरी लाल मिर्च भी है, लाल मिर्च जो आज हम अपने खाने का टेस्टी बनाते हैं, तो एक तो नुकसान तो हमारा हुआ ही, लेकिन कुछ ऐसे फायदे हुए कि आलू और लालू जैसे कहते हैं, आलू एक ऐसा सब्जी है जो हर सब्जी में एडजस्ट हो जाता है। ये पुर्तगाली न आते तो ये आलू ना लाते और हमारे टिकिया नहीं बन पाती। उसके बाद जो है मतलब आलू का पराठा नहीं बन पाता। तो ये जो है इन्होंने ये लाए। अब जो है शकरकंद भी लाए, गंजी भी लाए, शकरकंद बहुत कुछ है। अब इतना बहुत हो गया तो शकरकंद भी लाए और उसमें लाए। अब लास्ट में मैं खत्म कर रहा हूं, वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन दोस्तों एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 मिनट, 20 मिनट इसको कर करके आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमें कुछ लेना है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आजकल तो फोन में सब लोग भरा लेते हैं, मतलब पैक भराते हैं, उनसे पूछो, उनका से ज्ञान लो, अपना ज्ञान दो, तभी जाकर के आपका जो उद्देश्य है ये जो है आईएएस और पीसीएस प्री और मेंस आप पास कर सकते हैं। और इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है कि नुकसान तो पुर्तगालियों सबको बहुत हुआ, काली मिर्च गई, सब कुछ गया हमारे यहां से, लेकिन हमें मिला क्या? तो एक चीज और है, गोथी, गोथिक प्रणाली, ये जो है भवन प्रणाली कहलाते हैं। उन्होंने गोवा में भवन विधि जो है, मकान बनाने की जो विधि थी, उन्होंने गोथिक प्रणाली के द्वारा जो है, जो गोवा में, उसका मैं अभी फोटो डाल देता हूं, वहां के चर्च कैसे बने हैं, वहां के मकान कैसे बने हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यदि ये ना आते, मैं खुद देखिए गोवा गया हूं, गोवा में मकान, मान लीजिए ये आपका मकान है, मुझे फोटो बनाने ठीक से नहीं आता है, तो ये जो पिरामिड के टाइप का है, उसमें क्या होता था कि जब कहीं पर इन्होंने ऐसी जगह पर जीता है, तो बारिश जब होती है समुद्री एरिया में, तो फट 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 नीचे गिर जाती है। ये जो है ऐसे जो है मकान नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होगी तो उस पर पानी पूरा इकट्ठा होगा, सीलन जाएगा और मकान कमजोर होगा। लेकिन इस टाइप का मकान हो से बारिश हुई, श्रीनगर में भी बने हैं, यदि बर्फ पड़ती है इसके ऊपर तो बर्फ जो है स्लिप कर करके इधर इधर पीछे, या हमारे खपरैल के जो मकान बनते थे, खपरेल के जो मकान बनते थे, तो वो भी है उसी हिसाब से था, इधर भी ढलान, इधर भी ढलान, इधर भी ढलान, इधर भी ढलान। जबकि आप उसका भी एक मकान में फोटो डालकर दिखा दूंगा कि जिससे बारिश का पानी, तूफान का इफेक्ट उस एरिया में, या गर्मी से बचने के लिए उसको लिए भी ये सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है। तो गोथिक प्रणाली या कला, इसको जो भी कह लीजिए, प्रणाली भवन विधि जो है, ये इन्होंने किया। और गोवा का मैं डाल देता हूं, और मेरे उसमें ही शुरू में ही मैंने अपने क्या बोलते हैं थंबनेल में डाला है, लेकिन आगे जरूर डालूंगा कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके।
जब 1947 में 1947 में आजादी मिली हमको, तो उस समय गोवा का गवर्नर जनरल, हमने आपको पहले बताया कि गोवा हम आजादी में नहीं था, गोवा तो अलग ही राज्य था, अलग ही देश का कमांड था, लोग शासन करते थे, वहां का कल्चर हो गया। गोवा काजू एक दारू होता है, वहां वो बहुत सस्ता मिलता है। मैं 84 और 82 दो बार मैं गोवा गया हूँ, मेरे भाई वहां गोवा रहते थे और उनसे मिलने के लिए मैं गया हूँ। तो 3 बार गया हूँ, सॉरी, 82, 84 और 86 में गया हूँ। तो एक बार तो अपनी पत्नी माँ को सबको ले गया था, लेकिन 82-84 में मैं अकेले गया था। तो वहां पर जो है थोड़ी पहाड़ी एरिया है, ऊपर चढ़ना है, और वहां पर मोटरसाइकिल से पहली बार मैंने 82 में देखा कि मोटरसाइकिल से पैसेंजर होते हैं। मैं तो डर गया, रात को पहुंचा था, इतनी बारिश हुई, ट्रेन लेट हो गई। तो हमने कहा बाप रे, मोटरसाइकिल से लेकर कहाँ इस जंगल में चला जाएगा, छीन छान लेगा। फिर मैं मोटरसाइकिल से 3 रुपए में जा सकता था, लेकिन ऑटो करके 15 रुपए में गया, डर गया था। तो भाई साहब ने बताया कि नहीं, हम मोटरसाइकिल से भी मतलब आदमी को मतलब 3 रुपया 5 रुपया लेते और फट से आपको यहाँ पर पहुंचा देते। तो ठीक है। तो अब उसके बाद जो है इसका गवर्नर कौन था? जोसे फरैया बोसा। जोसे, देखिए भाई थोड़ा देखना पड़ रहा है, जोसे फरैया, इसको तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। रा, एक गवर्नर तो थे जोसे फरैया बोसा, बोसा था, बोसा था, ये था गवर्नर जनरल। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत आजाद हो या गुलाम रहे। यह हमारा जो गोवा जो है द्वीप टाइप का है, कर्नाटक होते हुए रास्ता जाता है। तो ये उस समय जो था, मतलब वहां का बोसा था, और एक बही है बोसा था। और जब 1961 में गोवा को आजाद कराया गया, गोवा को आजाद कराया गया, तो उस समय का गवर्नर था MAVA। इसको याद करा, MAVA। एम्स होता है मैनुअल, ठीक है, मैनुअल एंटोनियो मैनुअल एंटोनियो वसालो, MAVA सिल्वा। कब? 1961 में। तो हमने कहा दोस्तों, बहुत लोग वीडियो डालते हैं, लेकिन कभी आपसे पूछ दिया गया कि जब देश आजाद हो रहा था तो गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बोल सकते हैं जोसे फरइरा बोसवा। और किस गवर्नर जनरल के समय में 1961 में जब गोवा को आजाद कराया? तो ये है मैनुअल एंटोनियो बसालो सिल्वा। ये था, एंटोनियो था। तो ये आज हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगला हम डच पर डालेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से, मतलब कहते हैं कि उनको शेयर करके बोलो पढ़ो, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करो कि जब देश आजाद हुआ वो समय गवर्नर जनरल कौन था, और इनको किस सन में भगाया गया था, और उस समय का गवर्नर जनरल कौन था।
किसने फारस पर विजय प्राप्त की, मलक्का पर प्राप्त की, किसने गोवा को परमानेंट राजधानी बनाया, कहां से ले गया। ये आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न का कोई भरोसा नहीं है कहां से क्या आएगा, इसलिए मैं साइट खूब बढ़िया से हो जाता हूं जिससे आपके मोबाइल में आ जाए। और एक कोरोमंडल जो तट था, ये तमिलनाडु जो मद्रास में है। आगे हम अब करेंगे कि आपको मैंने राजनीतिक बता दिया, आर्थिक बता दिया, धार्मिक बता दिया, इनके जो है आने से हमें लाभ क्या हुए और नुकसान तो आपको पहले ही पता है। गवर्नर जनरल कौन था, और इन्होंने 1560 में गोवा में एक न्यायालय मतलब कोर्ट की व्यवस्था कर दी, और उसमें न्याय जो है ईसाई धर्म के साथ ईसाई धर्म के अनुसार होने लगा। अब सोचो इन्होंने हमारे यहाँ कितना अत्याचार किया, बीबी बच्चों को इन्होंने मारा पीटा, आदमियों को गुलाम बनाया, सब कुछ किया, शादी किया। ये कितने क्रूर थे, उतना क्रूर तो मुसलमान में भी एक आध दो है, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। तो जब उसमें चलेगा मेडिवल हिस्ट्री में, तो आपको बता दूं एक चीज चलते चलते कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था, उसका जो है अपने इस्लाम धर्म के गुरु से पूछता है कि एक हिंदू को हमारे राज्य में कैसे रहना चाहिए, तो वह कहता है कि यदि मुसलमान घोड़े पर बैठा है और जा रहा उतरना चाहता है और हिंदू कहीं खेतों में काम कर रहा है, तो वह दौड़ के आए और ऐसे झुक जाए और उसके पीठ पर लात रख करके मुसलमान घुड़सवार उतर जाए। और दूसरा, यदि वो पान खाया है, अब धरती खराब न हो किसी रोड की, और हिंदू है तो वहां पर जाए और अपना मुंह खोल दे और उसमें थूक दे, जमीन पर उसका पीक न गिरे, तो ऐसा यदि हिंदू तैयार है तो हमारे राज्य में रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। तो बयाना का काजी था। देखिए मैं सोच रहा था राजस्थान में जो है बयाना, पूरा ही कर लीजिए बयाना। बयाना का काजी जो है, तो अब सोच लीजिए कि 450 के करीब गोवा स्वतंत्र रहा, और वहां के जो नागरिक थे, इसीलिए हमारे भारत में डिसूजा सिल्वा उन्हीं की औलाद है, उनका टाइटल है परेरा जो है, सब है। अच्छा, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कमेंट्स करके जरूर बताना, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों के लिए वीडियो में और अच्छे से अच्छे डालूंगा। हैट लगा के बनाऊं या बिना हैट लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।